बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, देखो ये है अपना पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। ओके, तो इफ EW एंड E0 आर परमिटिविटीज ऑफ वाटर एंड वैक्यूम। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ER, या इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भी लिखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 81। तो EW एंड E0 आर परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ओके, रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ER या K इज इक्वल टू EW बाई E0। दिस इज द फॉर्मूला, यही मैंने अप्लाई कर लिया है। तो अब अगर K का वैल्यू बिठा देते तो 81 इज इक्वल टू EW डिवाइडेड बाई E0। ओके, तो EW इज इक्वल टू 81 इंटू E0। तो ये हो गया इन दोनों का रिलेशन, ये हो गया अपना आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? टू स्मॉल स्फीयर्स each having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each L meter long but of negligible mass। मतलब थ्रेड का कोई भी मास नहीं है। If theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that दिस रिलेशन Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला जो रिलेशन है ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसका जो डायग्राम होगा वो मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो देखो, तो बच्चों हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, तो सबसे पहले मैं इसको तुम लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो ये वो थ्रेड है, ओके, यहां पर ये अपना थ्रेड है, ये दो थ्रेड है, ओके। अब देखो यहां पर इन दोनों थ्रेड का जो लेंथ है दैट इज L, L इज द लेंथ, ओके। तो अगर L लेंथ है तो ये दो ऑब्जेक्ट है, ओके, दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है M, ओके, और इन दोनों में Q अमाउंट में चार्ज, ओके, Q अमाउंट में इन दोनों में चार्ज। तो यहां पर भी Q चार्ज है, यहां पर भी Q चार्ज, ओके, ये मैं बाद में ड्रॉ कर दूंगा या लिख दूंगा। अब देखो जब इन दोनों को ऐसे थ्रेड में टाई करके रखा जा रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और यहां पर ये स्टैटिक है, ओके बच्चों। तो हम लोगों को पता है कि कभी भी अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स एट एनी ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना टोटल फोर्स होगा वो देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट अगर पकड़ ले, ये मास अगर पकड़ लेते हैं तो देखो इनका इसके ऊपर जो वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ mg, जो थ्रेड का टेंशन है दैट इज T, ओके, थ्रेड का लेंथ है L। तो ऊपर की तरफ इसका देखो, ये अगर थीटा है ये भी थीटा होगा, ओके, तो इसका T का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज T cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज T sin थीटा, ओके। अब इन दोनों के अंदर Q अमाउंट में चार्ज है तो ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो अगर रिपेल करेगा तो ऑब्वियसली ये इसके ऊपर आउटसाइड आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं Fe पकड़ लिया। तो देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल 4 फोर्स अप्लाई कर रहा है। वर्टिकली अप T cos थीटा, वर्टिकली डाउन mg, हॉरिजॉन्टली राइट साइड T sin थीटा एंड हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड Fe, ओके बच्चों। तो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये एक दूसरे के साथ इक्वल होगा और वर्टिकल फोर्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल होगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम होगा, इजंट इट? तो इसको अगर इक्विलिब्रियम कर देते तो देखते हैं क्या होता है, ओके बच्चों। तो हमें पता है T cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड T sin थीटा इज इक्वल टू Fe। यहां पर Q चार्ज है और इसके अंदर भी Q चार्ज, ओके बच्चों। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लेते हैं तो T sin थीटा बाई T cos थीटा, T कट गया, तो दैट विल बी tan थीटा इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाई mg, ओके बच्चों। अब देखो Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो tan थीटा इज इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख दिया अभी के लिए, K Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, तो R स्क्वायर, ओके।
KQ1 Q2/R² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इंटू M इंटू G। ओके बच्चों, अब देखो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे कि 1/4πε0, तो Q² ऊपर, नीचे 4πε0 इंटू R² mg। ओके, तो ये हो गया अपना tan थीटा। तो देखो बच्चों, यहां पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसका ये है थीटा। ओके, अगर ये थीटा है तो दिस विल बी द बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज r, मतलब r/2 और हाइपोटेन्यूज इज l। ओके, ये है हाइपोटेन्यूज l, तो r/2l। ओके बच्चों, r इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? अब r के जगह पर हम लोग अगर 2l साइन थीटा बिठा देते हैं, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Q² इज इक्वल टू 4πε0 इंटू tan थीटा इंटू mg इंटू, इन प्लेस ऑफ r², अगर 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4l² साइन स्क्वायर थीटा। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो Q² इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहां पर यही बोला गया है कि Q² इज इक्वल टू, अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, 4mg। देखो ये हो गया 4mg, l² साइन स्क्वायर थीटा, ये l², ये साइन स्क्वायर थीटा, l² साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ये भी लिख दिया tan थीटा, और ब्रैकेट के अंदर ये हो गया और ब्रैकेट के बाहर हो गया 4πε0। तो ये हो गया अपना Q² का एक्सप्रेशन। तो ये अपना आंसर बन गया। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इसके साथ साथ मैं ऑलरेडी तुम लोगों को ये भी कह देता हूं, ये हमेशा हर वीडियो में ही तुम्हें पता है कि अगर कोई भी सोल्यूशन में दिखा रहा हूं, तो उस सोल्यूशन को मैं टेलीग्राम चैनल फिजिक्स फन लिमिटेड में PHYSICS FUNN फन लिमिटेड FUNN होगा, LIMITED। ओके, तो वहां पर भी तुम एकदम PDF एक्सेस कर पाओगे। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस Q माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। ओके, मतलब सोच लो ये एक चार्ज है। ओके, पॉइंट चार्ज ही दिखाना चाहिए। ओके, तो मैं थोड़ा बड़ा करके पॉइंट चार्ज दिखा देता हूं। तो ये एक Q माइक्रोकूलम, ये भी एक Q माइक्रोकूलम चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। ओके बच्चों, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F। ओके, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है दैट इज F। On adding +4 microcoulomb to one and -4 microcoulomb to other, the force between them decreases by 0.8 F. Find the value of Q। ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच जो फोर्स था दैट वाज F, तो F इज इक्वल टू K इंटू Q² डिवाइडेड बाई R²। ये था पहले। अब एक के साथ +4 माइक्रोकूलम ऐड किया गया, एक के साथ -4 माइक्रोकूलम ऐड किया गया, मतलब एक का हो गया Q+4 इतना माइक्रोकूलम, दूसरे का हो गया Q-4 इतना माइक्रोकूलम। ओके, तो अगर ऐसा देख लेते हैं कि उसके बाद डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज होकर ये हो गया 0.8 F। तो 0.8 F इज इक्वल टू K Q+4 इंटू Q-4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डिवाइडेड बाई R²। एम आई क्लियर बच्चों? तो यहां पर अगर F का वैल्यू तुम लोग बिठा देते हो कि Q²/R², देखो यहां पर मैं बिठा देता हूं इस 0.8F, 0.8F, मतलब F के जगह पर मैं अगर K Q² डिवाइडेड बाई R² बिठा देता हूं, तो इस तरफ हो जाएगा K Q+4 इंटू Q-4 डिवाइडेड बाई R²। तो R² कट गया, K और K कट गया। ओके, तो इस तरफ हो गया 0.8 Q², इस तरफ A+B इंटू A-B का फॉर्मूला, मतलब A² - B² मतलब Q² - 4² मतलब 16। ओके बच्चों, तो 0.2 Q² विल बी इक्वल टू 16। तो Q² इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 0.2। ओके, तो ये हो जाएगा 80। तो Q का वैल्यू हो जाएगा √80। तो √80 को हम लोग 4 इंटू 20 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इट विल बी 2√20 दिस मच ऑफ माइक्रोकूलम।
तो Q का वैल्यू होगा 2√20 माइक्रोकूलम। ये प्रोसेस समझ में आया? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे कोई मतलब श्योरिटी नहीं है एज यू नो, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे परसीव किया वो समझो। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स A एंड B of the same size are situated at some distance apart. ओके, तो कंडक्टिंग स्फीयर ये है A, ये है B, ओके, दोनों का ही साइज है सेम, ओके, ये है A और ये है B, situated at some distance apart। तो चलो ऐसा पकड़ लेते हैं कि 8 डिस्टेंस अपार्ट दे आर सिचुएटेड, ओके, each has a charge of plus q coulomb and they repel each other with force 10 to the power minus 5 न्यूटन। तो ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच जो फोर्स है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। ओके बच्चों, अ थर्ड कंडक्टिंग अनचार्ज स्फीयर C of same size is first touched with A and then with B and then placed exactly between A and B. Calculate the resultant force on C. ओके, तो देखो बच्चों, यहां पर जो कंसेप्ट लगा है वो वहां पर कूलम्स लॉ भी है, और चार्जिंग बाय टचिंग मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये कंसेप्ट भी यहां पर है। तो चलो देख लेते हैं। देखो साइज सेम है, तो क्योंकि साइज इसका सेम है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ऑब्वियसली जो चार्ज होगा वो पूरा स्फीयर में होगा। ओके, और जब भी एक स्फीयर के साथ दूसरे स्फीयर को हम लोग टच कराएंगे तो दोनों का जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, टोटल चार्ज एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएगा, इजंट इट? तो देखो सबसे पहले यहां पर क्यू चार्ज था, तो अगर सबसे पहले ए के साथ टच कराया गया है सी को, तो सी का अभी चार्ज कितना होगा? जब ए के साथ टच कराया गया है, यहां पर ऐसे लिख लेते, आफ्टर टचिंग ए, ओके, टोटल ए का चार्ज था क्यू, सी तो अनचार्ज था, तो क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2। तो अभी सी के अंदर और ए के अंदर, दोनों के अंदर ही क्यू बाई 2 चार्ज हो गया। एम आई क्लियर बच्चों? अब इसके साथ जब बी को टच कराया गया है, आफ्टर टचिंग बी, तो देखो अभी सी के पास क्यू बाई 2 चार्ज है, ओके, और बी के पास क्यू चार्ज है, तो क्यू बाई 2 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/2 क्यू, तो 3/4 इंटू क्यू, एक मतलब बी के ऊपर और सी के ऊपर अभी टोटल इतना अमाउंट में चार्ज आ गया। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो अब देखो, अब इसको यहां पर बिठा दिया गया है, तो मैं यहां पर ही इसको ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो यहां पर इसको बिठाया गया, दिस इज सी चार्ज, एकदम बीच में बिठाया गया, मतलब ये हो गया r/2 और यहां से भी डिस्टेंस हो गया r/2। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर Q मतलब A स्फीयर में पहले Q चार्ज था, अभी इसके अंदर Q/2 चार्ज है, और B स्फीयर में भी पहले Q चार्ज था, अभी इसके अंदर 3/4 Q चार्ज है, इजंट इट? 3/4 Q, तो ये भी मैंने लिख दिया, और C के अंदर भी अभी 3/4 Q ही चार्ज है, 3/4 इंटू Q। एम आई क्लियर? अब देखो तीनों का ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी होगा, तो बाय ए स्फीयर इस तरफ होगा, एफ ए विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, एफ बी विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब देखो जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके बच्चों, अब सिर्फ एफ ए और एफ बी का वैल्यू बिठा देते हैं। देखो एफ ए कितना होगा, के Q/2 इंटू 3/4 क्यू, Q/2 इंटू 3/4 क्यू डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर, मतलब R²/4, माइनस वैसे ही सी और बी के अंदर के 3/4 क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R²/4। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये था कंसेप्ट। कैलकुलेशन ऑब्वियसली खुद ब खुद तुम लोग कैलकुलेट करना प्रैक्टिस करो। ओके, यहां पर मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, अगर के का वैल्यू बिठा देते और ये यहां पर सारा वैल्यूज अगर बिठा देते, तो देखो, तो एफ
नेट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0.75 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ओके, टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, क्योंकि देखो एफ ए माइनस एफ बी आया है और ये वैल्यू होगा माइनस में हो रहा है, मतलब एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, तो ये माइनस साइन यही समझ में आ रहा है माइनस साइन से, तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पर एक चीज सिर्फ दिमाग में रखना, देखो क्योंकि आर दिया नहीं गया है, ओके, क्यू के बारे में भी कुछ बोला नहीं गया है, इसीलिए हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2, मतलब पहले जब A और B स्फीयर था के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो F का वैल्यू कितना था 10⁻⁻5, इजंट इट? तो 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां पर हम लोग बिठा के ये एफ नेट का वैल्यू निकालेंगे। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4 यहां पर दिखा रहा है। एग्जांपल 4, 2 point charges plus 9e and plus e are placed at a distance of 16 centimeter from each other. Okay, तो point charge, ये एक point charge, ये दूसरा point charge, यहां पर है 9e, ये है plus e, दोनों ही प्लस है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 16 सेंटीमीटर। At what point between these charges should a third charge q be placed so that it remain in equilibrium? तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे कि दो चार्ज दिया गया है, उसके बीच में मतलब एक थर्ड चार्ज को रखा जाएगा उसी लाइन में, ताकि ये टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके बच्चों, तो सिंपल सा एक मेथड है, वो मैं बता देता हूं तुम लोगों के साथ। देखो यहां पर अगर पहले जो दो चार्ज दिया गया है वो अगर लाइक चार्जेस है, तो ऑब्वियसली मतलब दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव, तो ऑब्वियसली जो थर्ड चार्ज होगा जो इक्विलिब्रियम बनाएगा वो बीच में रखना पड़ेगा। वेरी क्लियर। तो क्या बोला मैंने, अगर दोनों ही सेम चार्ज है, जैसे कि यहां पर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, तो थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम लाएगा उसको हम लोग बीच में बिठाएंगे। ओके, और ये भी तुम दिमाग में सोच लो कि जो बड़ा चार्ज है उससे दूर जाएगा, दूर बिठाएंगे, और जो छोटा चार्ज है उससे पास बिठाएंगे। और अगर दो अनलाइक चार्ज है तो दो चार्ज के बाहर बिठाएंगे, और यहां पर भी बाहर मतलब किस तरफ, अगर सोचो एक पॉजिटिव चार्ज है, सोचो यहां पर मैं दिखाता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, और ये है 9e, ये है -e। ओके, तो -e छोटा हुआ तो -e के तरफ होगा ये। ओके, मतलब जो छोटा होगा उस तरफ होगा, लेकिन आउटसाइड। अगर ये छोटा होता, सोचो ये 9e है और ये -10e है, तो ये इस तरफ होता। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आ जाएंगे अपने सॉल्यूशन में। तो यहां पर भी जो चार्ज होगा वो ऐसे बीच में किसी जगह पर होगा। सोचो यहां पर इस ई चार्ज के पास होगा, तो ये क्यू प्राइम पकड़ लेते हैं इसको, ये है आर, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 16 - आर। एम आई क्लियर? तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी 0, मतलब 9e फोर्स देगा, स्मॉल मतलब 1e फोर्स देगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होगा, इजंट इट? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 9e इंटू क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू प्राइम इंटू ई डिवाइडेड बाई 16 - आर का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहां पर ऑब्वियसली के और के कट जाएगा, ई और ई कट जाएगा। ओके, इवन क्यू प्राइम भी कट जाएगा, रह क्या जाएगा यहां पे 9/r स्क्वायर और यहां पे 1/16 - r का होल स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दो, तो ये हो गया 3/r, ये हो गया 1/16 - r, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इज इक्वल टू 48 - 3r, तो 4r इज इक्वल टू 48, तो r विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 12। ओके, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं इट विल बी 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e charge and in between 9e and e। Am I clear? समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे मतलब ये इसका नंबर है क्वेश्चन 1। ओके, ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC and QD are located at corners of a square of side 10 centimeter.
What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at center of the square? तो देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, ओके नो। तो यहां पर ये है अपना स्क्वायर, ओके बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पर ये है अपना स्क्वायर ए बी सी डी, ओके। यहां पर क्यू ए क्यू बी क्यू सी एंड क्यू डी चार्जेस रखा गया और मैंने देखो सारे चार्जेस का जो वैल्यू है वो भी मैंने लिख दिया है। देखो 2 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम, ये भी 2 माइक्रोकुलम और ये है -5 माइक्रोकुलम। एम आई क्लियर? अब यहां पर बीच में एक 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा गया है, इसके ऊपर कितना फोर्स होगा वो हम लोग देखेंगे, ओके। तो देखो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा, अगर यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये चारों इक्वल होगा, इजंट इट? मतलब ये पॉइंट ये एकदम बीच में रहेगा सारे चार्जेस से। तो देखो ये है 2 माइक्रोकुलम, ये भी है 2 माइक्रोकुलम। तो अगर ये क्यू ए के लिए जो चार्ज है, जो फोर्स है, वो अगर इस तरफ हुआ, इस तरफ एफ ए अगर इस तरफ हुआ, तो ऑब्वियसली इस 2 माइक्रोकुलम के लिए जो एफ सी है वो इस तरफ होगा, एफ सी। और देखो एफ ए एंड एफ सी इज इक्वल, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। सिमिलरली यहां पर भी -5 माइक्रोकुलम चार्ज है, यहां पर भी -5 माइक्रोकुलम चार्ज है, तो ये 1 माइक्रोकुलम मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्यू बी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी दिस डायरेक्शन विल बी, मतलब एफ बी का जो डायरेक्शन होगा, एफ बी का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा क्योंकि अट्रैक्टिंग फोर्स है। और वैसे ही एफ डी का जो डायरेक्शन होगा वो भी इस तरफ होगा। अब देखो एफ डी एंड एफ बी चार्ज तो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये भी तो डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए, तो ये भी एक दूसरे को, ये भी इक्वल होगा और ये भी एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। तो मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डी ऑल्सो इक्वल टू एफ बी एंड दिस ऑल्सो विल नलीफाई ईच अदर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नेट फोर्स एफ नेट विल बी इक्वल टू 0। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वुल is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 microcoulomb. Estimate the number of electron transferred from which to which. Okay. Is there a transfer of mass from wool to polythene? तो ये दोनों आंसर हम लोगों को करना पड़ेगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कभी कभी आईएससी में आ भी सकता है। ओके बच्चों, तो देखो ये यहां पर क्या कहा गया है कि कितना चार्ज एक्सचेंज हुआ है, तो Q is equal to 3 into 10 to the power -7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, ये भी तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, किस बॉडी से किस बॉडी तक ये चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो देखो यहां पर बोला जा रहा है पॉलिथीन पीस रब विथ वुल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 to the power -7 माइक्रोकुलम, सॉरी -7 कूलम। अब ये यहां पर देखो एक नॉलेज तुम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर पॉलिथीन और वुल को रब किया जाता है तो कहां से कहां तक चार्ज फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम पॉलिथीन टू वुल। ओके, ये हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हमें पता है Q इज इक्वल टू एन और N इज इक्वल टू Q बाई E। तो देखो Q इज 3 into 10 to the power -7, E is 1.6 into 10 to the power -19, तो N will be equal to 1.875 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम पॉलिथीन टू वुल। एम आई क्लियर? नेक्स्ट में पूछा जा रहा है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का मास होता है, हर जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है वैसे हर एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो अब अगर हर इलेक्ट्रॉन का मास होगा तो ऑब्वियसली अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये ऑब्वियस है कि मास भी फ्लो होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट तक। अब कितना मास होगा, तो टोटल मास होगा, उसको अगर मैं कैपिटल M पकड़ू तो दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। So that is 1.875 into 10 to the power 12, which is the number of electron, into
9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये हो जाएगा अपना मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम लोगों को टोटल मास कितना ट्रांसफर होगा वो भी मिल जाएगा कैलकुलेट करके। तो ये हो गया अपना आंसर विच इज 17.06 इंटू 10⁻19 kg। तो ये दोनों आंसर हम लोगों को निकालना पड़ेगा। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट कूलम फोर्स between two alpha particles separated by a distance 3.2 into 10⁻15 मीटर in air। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोसेस में बता दूंगा। देखो अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस 2He4। ओके, मतलब यहां पर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। तो देखो प्रोटॉन ही तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। देखो ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये दूसरा अल्फा पार्टिकल है, तो प्रोटॉन ही तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पर दो प्रोटॉन है मतलब 2e प्लस 2e, यहां पर भी दो प्रोटॉन है मतलब ये भी प्लस 2e। ओके बच्चों, अब देखो ये सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना डिस्टेंस सेपरेटेड है। तो कूलम फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब 2E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो K का वैल्यू बिठा देंगे 9 इंटू 10⁻9, 2 का स्क्वायर 4, E का स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इजंट इट? अब देखो आर का भी वैल्यू मैं बिठाई देता हूं यहां पर। R इज 3.2 इंटू 10⁻15। तो ऑब्वियसली इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। मैं आंसर लिख देता हूं, सिर्फ कैलकुलेशन तुम लोगों को खुद ब खुद करना पड़ेगा। 90 न्यूटन विल बी द आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? बच्चों सिर्फ एक चीज यहां पे जो, क्योंकि मतलब 2 टू द 4 ऑलरेडी 4 हो गया है, मतलब 2E का होल स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, मतलब 4E स्क्वायर। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो F विल बी इक्वल टू 90 न्यूटन। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ये वाला क्वेश्चन जहां पे 15 लिखा हुआ है। 2 points electric charges of value Q and 2Q are kept at a distance D apart। तो देखो यहां पर मैं यहां पर करता हूं इसको, ये है अपना Q, ये है अपना 2Q। ओके, एंड दे आर सिचुएटेड एट D डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, मतलब जहां का परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। A third charge Q is to be kept along the same line in such a way that the net force acting on Q and 2Q is 0, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। Calculate the position of charge Q in terms of Q and D। ओके बच्चों, तो ये ऐसा टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, isn't it? तो हम लोगों को पोजीशन ऑफ चार्ज ढूंढना है। तो ऑलरेडी देखो ये दोनों सेम चार्ज है, अगर सेम चार्ज होगा कहां पर रखेंगे इसको? मैंने ऑलरेडी बताया है तुमको कि बीच में रखेंगे, और जो छोटा चार्ज है उसके पास, जो बड़ा चार्ज है उससे दूर। तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर रख दिया कैपिटल क्यू चार्ज को। अब कैपिटल क्यू का जो डिस्टेंस है फ्रॉम स्मॉल क्यू, वो अगर एक्स डिस्टेंस पकड़े तो ये हो जाएगा डी माइनस एक्स, इजंट इट? समझ में आया? और जैसे मैंने तुम लोगों को दिखाया कि इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी 0, तो वो हम लोग निकालेंगे, दैट इज के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 2Q इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको देखो यहां पर कैपिटल क्यू कट जाएंगे, स्मॉल क्यू के और के कट जाएंगे। तो इसको अगर तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी इज इक्वल टू 0, ये होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जिसको अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा वो मैं नहीं दिखाऊंगा, कैलकुलेशन खुद ब खुद करना है बच्चों। मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूं, x विल बी इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस √2 इंटू डी। तो ऑब्वियसली माइनस डी माइनस √2d तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो माइनस में नहीं आएगा ना। तो अपना जो आंसर होगा दैट इज x एक्चुअल इज इक्वल टू माइनस डी
प्लस √2t। तो ये हो जाएगा अपना एक्चुअल आंसर। तो यहां पर हम लोग अगर d को कॉमन ले लेते तो d विद इन ब्रैकेट √2 - 1, ये हो जाएगा अपना आंसर। देखो यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है। समझ में आया बच्चों? तो अगर कभी भी डिस्टेंस पूछा जाएगा, ये दिमाग में बिठा लो कि अगर दोनों चार्ज रखा गया है और तीसरा चार्ज से इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा कह के अगर डिस्टेंस पूछा गया तो ऑब्वियसली जिस चार्ज को बिठाया गया है उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो उन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, बस हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसका एक और भी एक वर्जन होगा, वो भी मैं आगे जाके दिखाऊंगा तुम्हें। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो इसका ही जो अलग वर्जन मैंने अभी कहा वो ही यहां पर दिखाया जाएगा। अ चार्ज Q is placed at the center of a line joining two equal charges कैपिटल Q। तो देखो यहां पर ये कैपिटल Q, ये भी है कैपिटल Q, और इन दोनों के एकदम बीच में, मतलब एकदम सेंटर में स्मॉल q चार्ज बिठाया गया है। तो टोटल अगर x या r डिस्टेंस है तो ये है r/2, ये भी है r/2, तो टोटल डिस्टेंस है r। शो द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू -q/4। ओके, तो हमें यहां पर q चार्ज का कितना वैल्यू होने से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ये यहां पर डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, यहां पर चार्ज कितना होगा ये पूछा गया है, इजंट इट? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए जो चार्ज बिठाया गया है, थर्ड जो चार्ज लाया गया है, उसके ऊपर फोर्स हम लोग नहीं फाइंड करेंगे। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, किसी भी एक चार्ज पकड़ लो, आइदर ये चार्ज और ये चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो निकालो। तो देखो ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स देगा, स्मॉल q चार्ज को, अब देखो ये कैपिटल Q चार्ज अगर इस तरफ फोर्स दे रहा है, क्योंकि दोनों ही लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो इस तरफ फोर्स देगा, तो कैपिटल Q चार्ज को ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ेगा, तभी ना जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तभी ना जाके इस Q चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है दैट विल बी 0, इजंट इट? तो देखो यहां पर अगर ऐसा कर देते कि कैपिटल Q दोनों जो चार्ज है उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना, मतलब उन दोनों के बीच जो फोर्स है वो कितना होगा, kq² डिवाइडेड बाई r², और स्मॉल q और इस वाले कैपिटल Q के बीच जो फोर्स होगा दैट विल बी, मतलब वो टुगेदर मिला के 0 होगा, इजंट इट? तो k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r²/4 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कर लेते हैं तो यहां से सिंपली निकल जाएगा कि स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q/4। समझ में आया बच्चों? अब यही क्वेश्चन सेम चार्ज ना देके किसी और चार्ज भी दे सकते थे। ओके, तो लेकिन उसमें तुम्हें क्या, अगर चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी जो पहले दिया हुआ जो 2 चार्ज है उसमें से कोई भी एक चार्ज को पिक कर लो और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो निकालो, उसको इक्वेट करो इक्वल टू 0, तो तुम्हारे पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो आ जाएगा। ओके बच्चों, अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो जो थर्ड जो चार्ज है उसके ऊपर जो नेट फोर्स है उसको इक्वेट कर दो। ओके, एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दो, तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्योंकि यहां पर जो कूलम्ब्स लॉ का कंसेप्ट है उसके साथ वेक्टर के कंसेप्ट को अमेलगमेट किया गया है, मतलब दोनों को एक साथ मिलाकर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर क्या कहा गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट पोजीशन ये 1,3,2 मीटर और दूसरा 3,5,1 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्सेस F12 एंड F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके बच्चों, तो कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को अलग से अच्छे से दिखा दिया है, उसका फॉर्मूला भी तुम लोगों को पता है। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, सो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r³ इंटू r वेक्टर, और यहां पर r वेक्टर was r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब देखो तो देखो r2 इसका जो कोऑर्डिनेट है, मतलब r2 वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो जो Q2 चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,5,1 मीटर। ओके,
तो R2 का जो मतलब Q1 Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना होगा? तो सिंपली हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, इजंट इट? माइनस R1, मतलब ये हो गया i कैप प्लस 3j कैप प्लस प्लस 2k कैप। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लेते तो R वेक्टर विल बी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये हो गया R वेक्टर। तो R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ R इज 3, ओके, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो ऑब्वियसली R विल बी इक्वल टू 3। अब इसी वैल्यूज को अगर यहां पर बिठा देते, क्योंकि देखो हमारे पास R वेक्टर भी है, हमारे पास R का मैग्नीट्यूड भी है, हमारे पास Q1 और Q2 ये सारे चार्जेस हैं। तो अब मैं इसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि और K का वैल्यू क्या होता है? K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन SI, ओके। तो ये सारा वैल्यूज अगर बिठा देते तो F21 इसका आंसर होगा, ये देखो ये होगा इसका आंसर। तो आंसर भी यहां पर दे दिया गया, मैंने प्रोसेस दिखा दिया। कैलकुलेशन तुम लोगों को करना है और वो कमेंट में बताना है, ओके बच्चों, कि तुमसे हुआ या नहीं। और वैसे ही मैंने ये भी तुम लोगों को दिखा दिया था, बोल दिया था कि F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। तो इसीलिए देखो ये अगर प्लस में आएगा तो ये सेम चीज यही माइनस में आएगा। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। तो सारा Q ही है at the vertices of an equilateral triangle of side L, okay? What is the force on a charge Q with same sign as Q? तो मतलब सारे Q1, Q2, Q3 का जो साइन है इसका भी सेम साइन है, तो सारे को अगर पॉजिटिव पकड़ लेते हैं तो इसको भी पॉजिटिव ही पकड़ लेंगे। प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ओके बच्चों। तो इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये सारा है Q, अलग से मैं Q1, Q2, Q3 नहीं लिख रहा हूं, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ओके। और इसका सेंट्रॉइड है यहां पर एक कैपिटल Q चार्ज, ओके बच्चों। तो हमें निकालना पड़ेगा इस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना है, ओके। और यहां पर यह भी कह दिया गया कि ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका साइड है L, ये सारा साइड्स है L, ओके बच्चों। तो ऑब्वियसली ये पोर्शन हो जाएगा L/2। अब यहां पर देखो, अच्छा ये जो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल इक्वल 6 डिवीजन हुआ है। अब देखो किसी भी एक पॉइंट पे जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। 6 इक्वल डिवीजन हुआ है, मतलब ईच हो गया 60 डिग्री, इजंट इट? तो ये कितना है? ये 60 डिग्री है, इजंट इट? अब देखो ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, इजंट इट? तो ये अगर 30 डिग्री है तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का, दैट इज बेस इज इक्वल टू L/2 इज इक्वल टू R cos 30 डिग्री। मतलब मैं ये पकड़ो कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज R, ओके। मतलब बेस इज इक्वल टू R cos थीटा, यहां पर ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। तो यहां पर अगर cos 30 डिग्री का वैल्यू बिठा देते तो R विल बी इक्वल टू L/√3, ओके। तो ये है R का वैल्यू, ओके। तो ये अगर R का वैल्यू है, ये सारा डिस्टेंस ही तो R ही होगा ना। मतलब सारे चार्ट से इस सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है, मतलब सारे वर्टिसेस से सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है दैट इज L/√3। ये दिमाग में रखना है, ओके। अब देखो F1, F2, F3 ये सारा सेम है, इज इक्वल टू F, और दैट विल बी इक्वल टू, मतलब F विल बी इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R², इजंट इट? ये सारा डिस्टेंस सेम होगा तो सारा फोर्सेस भी सेम होगा। अब देखो यहां पर ये जो Q चार्ज है ये किस तरफ फोर्स दे रहा है? इसको ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो Q चार्ज है ये इस तरफ फोर्स दे रहा है, ये जो Q चार्ज है वो इस तरफ फोर्स दे रहा है, इजंट इट? अब देखो ये 60 ये भी 60, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री, ओके। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ ऐड करेंगे तभी हमें नेट फोर्स मिलेगा, इजंट इट? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा वो देख लेते हैं। अगर ऐसा देखें कि दिस इज F² प्लस F² प्लस 2F1 F2 मतलब 2F² cos
120 डिग्री। अब देखो cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा f। तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी f। और ये काम कहां से करेगा, कहां से ये एक्ट करेगा, ये एकदम बीच में से एक्ट करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों का वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों ही पेरेंट वेक्टर के साथ इक्वल एंगल करेगा, तो ये एकदम बीच में से एक्ट करेगा। ये हो गया f, नीचे की तरफ भी f, तो ये एक दूसरे को नलिफाई कर देगा। मतलब जो f नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू f माइनस f इज इक्वल टू 0। दैट विल बी द आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 बॉल्स नंबर 1 to 5। ओके, तो यहां पर देखो मैं यहां पर बॉल को ड्रॉ कर देता हूं, इन सारे बॉल्स को 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये यहां पर 5 बॉल है, बॉल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ओके बच्चों, यहां पर बोला गया है सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। ओके, तो अलग अलग थ्रेड से ये सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, लटकाया गया है। पेयर्स 1,2 2,4 4,1 शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कौन कौन शो कर रहा है बच्चों? अट्रैक्शन कौन कौन शो कर रहा है? 1,2 2,4 एंड 4,1। ओके बच्चों, और रिपल्शन कौन कौन शो कर रहा है? 2,3 एंड 4,5 2,3 एंड 4,5 ये दोनों रिपल्शन शो कर रहा है। तो देखो ये एक चीज तो श्योर है कि जो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं क्या, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ कि कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज है। तो ऑब्वियसली 2 और 3 में चार्ज है एंड दैट इज ऑल्सो लाइक चार्ज। 4 और 5 में भी चार्ज है, दैट इज ऑल्सो लाइक चार्ज। ओके, अब हो सकता है ये अलग अलग चार्ज है। ओके, ये हो सकता है, लेकिन 2 3 4 5 इनमें चार्ज है। अब देखो यहां पर 2 के साथ भी जो 1 है ये अट्रैक्ट हो रहा है, और 4 के साथ भी जो 1 है ये अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 2 और 3 के साथ रिपेल हो रहा है, मतलब 2 और 3 दे आर सेपरेट चार्जेस, मतलब दे आर लाइक चार्जेस। 4 एंड 5 दे आर ऑल्सो लाइक चार्जेस। ओके, तो अगर 4 के साथ 1 का भी रिपेल अट्रैक्शन हो रहा है और 2 का भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये 1 है न्यूट्रल चार्ज। एम आई क्लियर बच्चों? तो 1 इज न्यूट्रल, ये हम लोग बोल सकते हैं। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक बहुत ही मतलब बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देख लेंगे। अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, another charged metallic sphere B carried by an insulating handle is brought to close A such that the distance between their centers is 10 centimeter as shown in figure। तो देखो यहां पर डायग्राम में भी बहुत कुछ बोला गया है कि सबसे पहले क्या है, A और B। ओके, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर चार्ज, तो देखो बच्चों यहां पर चार्ज स्फीयर A एंड स्फीयर B। ओके, तो देखो यहां पर 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है, यहां पर भी 4 पॉजिटिव चार्ज, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों में ही इक्वल अमाउंट पे चार्ज है, Q एंड Q। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर 2 अनचार्ज स्फीयर का आमदानी हुआ है। ओके, अनचार्ज स्फीयर को लाया गया है, तो अनचार्ज जो स्फीयर है इसके साथ A को टच कराया गया है और दूसरे अनचार्ज स्फीयर को B के साथ टच कराया गया है। तो ऑब्वियसली सेम मतलब डायमेंशन भी सेम है, तो ऑब्वियसली चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब यहां पर 2 चार्ज कम हो जाएगा, यहां पर 2 चार्ज आ जाएगा, इजंट इट? यहां पर भी सेम ही होगा। अब अगर A और B को लाया गया है और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी कम किया गया है, मतलब हाफ कर दिया गया है, तो क्या सेपरेशन होगा? मतलब अगर इस टाइम पे फोर्स था F1, इस टाइम पे अगर फोर्स होगा F2, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर अगर डिस्टेंस को देखो एकदम इजी मेथड में करा देता हूं मैं,
यहां पर डिस्टेंस को r पकड़ लेते तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा r/2, isn't it? यहां पर अगर चार्ज को q और q है तो यहां पर क्या हो जाएगा q/2 और q/2। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि चार्ज भी हाफ हो गया, डिस्टेंस भी हाफ हो गया। तो देखो पहले अगर F1 था तो दैट विल बी k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और बाद में अगर F2 है तो दैट विल बी k q/2 इंटू q/2 मतलब q स्क्वायर बाई 4, एंड r/2 का होल स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बाई 4। तो यहां पर भी 4 और 4 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो हम देखो F1 भी k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, तो हम लोग लिख नहीं सकते कि F2 इज इक्वल टू F1, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन फोर्स। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस q coulomb are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L meter. Find the magnitude of force on a charge minus q coulomb placed at the center of the hexagon. Okay बच्चों, तो देखो यहां पर 5 पॉइंट चार्ज है लेकिन हेक्सागन के वर्टिसेस में है। तो देखो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो ये अपना हेक्सागन है, ओके, और यहां पर सोचो ये एक चार्ज है, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये है पांचवा। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, क्योंकि यहां पर बोला गया 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस q coulomb आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड l। तो इसका साइड भी है l। ओके बच्चों, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज माइनस q coulomb प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो मैं तुम लोगों को समझाता हूं। देखो अगर यहां से यहां तक का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो ये हो गया बीच में ये वाला पॉइंट, ये हो गया बीच का पॉइंट जहां पर माइनस q चार्ज रखा गया है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम है, वैसे ही ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम है, और ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम है, isn't it? अब देखो ये डिस्टेंस है कितना, ये एक हेक्सागन है तो ऑब्वियसली जो बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री। तो ये अगर 60 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, जो इसका भी लेंथ सेम है इसका भी लेंथ सेम है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। तो ये अगर L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये सारा L हो जाएगा, isn't it? तो ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम है, समझ गए तुम लोग, और चार्ज तो सेम है ही। तो ये इस चार्ज के लिए जो फोर्स होगा माइनस क्यू में, वो इस चार्ज के लिए जो फोर्स होगा ये एक दूसरे को नलिफाई कर देगा। वैसे ही ये वाला और ये वाला एक दूसरे को नलिफाई कर देगा, लेकिन इसको नलिफाई करने वाला कोई भी नहीं है। तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगा दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो F विल बी इक्वल टू, जो नेट फोर्स होगा वो सिर्फ इस चार्ज के लिए होगा, क्योंकि बाकी सारा चार्ज के लिए जो एक दूसरे का फोर्स है वो नलिफाई हो गया है। तो दैट विल बी K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये जो L है ये डिस्टेंस होगा L, ओके, और यहां पर जो वैल्यू होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द स्मॉल q चार्ज, मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव q चार्ज। ओके, समझ में आया? तो F इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर। तो तुम लोग देख सकते हो बच्चों कि ये जो क्वेश्चन था ये आईआईटी में आया था, ओके, मतलब आईआईटी 92 में, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका ट्रिक ये है, ठीक है, तो ये अगर तुम ये ट्रिक समझ लोगे तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, isn't it? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है which is our last question, okay? तो इस क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन ही मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखो यहां पर क्या कहा गया है, टू सिमिलर बॉल each having mass m and charge q are hung from a silk thread of length l. Prove that equilibrium separation, this is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with the vertical. अब बच्चों याद आ रहा है एकदम पहले ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, isn't it? तो इसीलिए मैं अलग से डायग्राम तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर एक कैच है बच्चों। तो बच्चों अगर जल्दी जल्दी भी ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते तो देखो ये दो
बॉल है, ओके। तो इस बॉल के ऊपर जो टोटल फोर्स एक्टर है एफई डाउनवर्ड, एमजी सॉरी एफई लेफ्ट डायरेक्शन, एमजी डाउनवर्ड, ये है टेंशन टी, डिस्टेंस है एक्स, ओके। ये लेंथ है एल, ये भी लेंथ है एल, ये थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये है थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये इस तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। ये सिंपल सा ये डायग्राम ऑलरेडी तुम लोगों को याद है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको ड्रॉ कर दिया, ओके बच्चों। तो ऑब्वियसली टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब अगर इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अब देखो यहां पर एक कैच है, यहां पर एक ट्रिक है, जो अगर अप्लाई नहीं करोगे तो इसका आंसर तुम्हें नहीं मिलेगा बच्चों। हमें पता है कि अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ऑब्वियसली tan theta is equal to sin theta is equal to theta, isn't it? तो हम लोग यहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं कि sin theta is equal to परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखो यहां पर है x by 2 एंड हाइपोटेन्यूज इज l, तो x by 2l। तो tan थीटा की जगह पर हम लोग यहां पे sin थीटा भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहां पर हम लोग tan थीटा की जगह पर sin थीटा लिख दिया एंड एफ ई बाई एम जी। तो sin थीटा की जगह पर x बाई 2l इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अब अगर यहां पर तुम लोग एफ ई का जो वैल्यू है विच इज एफ ई इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख देता हूं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये भी अगर लिख दिया तो ये अगर तुम लोग यहां पर बिठाओगे तो ऑब्वियसली जो x का वैल्यू तुम्हें मिलेगा दैट विल बी क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टू द पावर 1/3, ओके। मतलब स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट 3, तो दैट इज रूट ओवर मतलब रूट ओवर 1/3, ओके। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ये जो कैलकुलेशन है ऑब्वियसली खुद करना, ओके, और कमेंट में बताना। और ये जो टोटल सॉल्यूशन मैंने तुम लोगों को दिखाई है, ये टोटल तुम लोगों को मिल जाएगा फिजिक्स फन लिमिटेड जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर। मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से टेलीग्राम का लिंक, दैट इज फिजिक्स फन लिमिटेड, FUNNLIMITED, ओके। तो ऑब्वियसली सारा सम्स को देख लेना, तो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन तुम लोग आंसर कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिखाया है। तो आज यही तक ही, आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।